नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। बड़े बड़े डेवलपमेंट हो रहे हैं और उनको जिस तरह से हमारे सामने परोसा जा रहा है वो तरीका है जिसमें कि वो हमको बताया जा रहा है कि ये क्या है, लेकिन उसके पीछे क्या है, उसके अंदर क्या है, ये पता नहीं चल रहा। आप कहेंगे पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं, इवेंट तो बता ही रहे। इवेंट दो हैं, एक तो राहुल गांधी का अमेरिका जाना और पीछे पीछे मोदी जी का भी अमेरिका जाना, और ये और इसके साथ में एक और इवेंट कहें कि एक और घटनाक्रम, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बार बार ये व्यक्त करने की कोशिश करना, ये बताने की कोशिश करना, ये संदेश देने की कोशिश करना कि वो और मोदी जी अलग अलग हैं। हम मोदी जी नहीं हैं और मोदी जी आरएसएस नहीं हैं। ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं पीछे कनेक्ट होती हैं। इसके पीछे सिर्फ सीधी सीधी दिख रही वो कहानी नहीं है जो हमें आंखों से दिख रही है, बल्कि इसके पीछे कुछ पीछे की कहानी है, पीछे का घटनाक्रम है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय चीज़ें हैं जिनको आज हम वीडियो में समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा अचानक क्या हुआ कि आरएसएस का रवैया फिर से यू टर्न मार गया, और ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी वहाँ जा रहे हैं और मोदी जी का मन नहीं मान रहा है, उनको भी पीछे से जाना पड़ रहा है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ, कुछ ऐसा पता चलेगा जो अभी तक आपको नहीं बताया गया है। मैं अभी आया। पहले राहुल गांधी वाली चीज़ों को निपटा लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि संघ का रवैया क्यों बदला है। दरअसल राहुल गांधी का जिस तरह एक उभार हुआ, एक बड़े नेता के तौर पे उभरे और विपक्ष के नेता के तौर पर अब वो जा रहे हैं अमेरिका, तो उनकी एक नई हैसियत है और एक उनका नया अंदाज है। दो वीडियो मैंने आपको बताए थे जिनका जिक्र मैं अभी कर रहा हूँ, एक का एक थोड़ी देर बाद करूँगा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इस बार बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो चुनाव से भी पहले बताया था, जो ये बताती हैं कि अमेरिका और वहाँ की बहुत सारी फोर्सेस इस बार मनमोहन सिंह के बाद मोदी जी और मोदी जी के बाद राहुल गांधी पर बैट लगा रही हैं, राहुल गांधी पर भरोसा कर रही हैं, और वो चाहती हैं कि अब हैंडओवर हो राहुल गांधी के हाथ में। मनमोहन सिंह जब तक रिटायर नहीं हुए तब तक मनमोहन सिंह को किसी ने भी डिस्टर्ब नहीं किया, और जब मनमोहन सिंह रिटायर होने लगे तो एक विकल्प के तौर पे मोदी जी ने उनको रिप्लेस किया, और जब मोदी जी के रिटायर होने का समय आया है तो उनके विकल्प के तौर पर राहुल गांधी को पुश किया जा रहा है। हो सकता है कुछ लोग कहें कि ये एक वर्ल्ड ऑर्डर का मसला नहीं है, आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है और उसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ही मान के चलते हैं। कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में, मैं आज विकिपीडिया पे रिजीम चेंज बाई अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका देख रहा था, तो अब तक इतिहास में 1000 से ज़्यादा अमेरिका सरकारें बदल चुका है। और इतना ही नहीं, अमेरिका सिर्फ सरकार ऐसे फिजिकल तौर पे पहले बदला करता था, किसी को हरा दिया, किसी को गिरा दिया, कहीं पे सैनिक विद्रोह करा दिया, कहीं जिया उलग खड़ा कर दिया। अब अमेरिका बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से ये काम करता है, उसके पास टेक्नोलॉजी है, लोगों के दिमागों तक अमेरिका का एक्सेस है, और उसके ज़रिए वो जिसको चाहे उसकी तरफ वो चीज़ों को ट्विस्ट कर देता है, ऐसा मुझे लगता है। हम देख रहे हैं कि किस तरह से तेजी से पूरा इकोसिस्टम शिफ्ट कर रहा है मोदी जी की तरफ से दूसरी तरफ। मोदी जी के कॉन्फिडेंस में कमी आना, उनके चेहरे के भाव बदल जाना, कपड़े वपड़े पहनने में नए नए मन नहीं लगना, कोई फूं फा नहीं, कोई स्टाइल नहीं, ये सब ऐसे ही नहीं हो रहा है। ये चीज़ें जब होती हैं तो आपको इतनी बड़ी हार तो नहीं हो गई, आपने सरकार बना ही ली, फिर क्यों उदासी है चेहरे पे? दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि ये उदासी इसलिए है कि सरकार बना ज़रूर ली है, लेकिन ये सरकार, वो जो बड़े वाले सरकार हैं उनको कबूल नहीं है शायद। मैंने आपको बताया था कि कैसे चैथम हाउस वाले समिट में राहुल गांधी गए। वो एक ऐसी चर्चा है जो बंद कमरे में होती है और जिसके अंदर एक भी व्यक्ति जो अंदर गया है
वो कभी बाहर आके नहीं बताता कि अंदर क्या हुआ जब वो यूके की यात्रा पे गए थे। इसी तरह से राहुल गांधी भी जगह जगह गए। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद जब राहुल गांधी बड़ी ताकत बन गए हैं तो वो वापस अमेरिका जा रहे हैं। इससे पहले वो पिछले साल जून में 2023 में अमेरिका गए थे। उस वक्त उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, भारतवंशियों से मिले थे, बहुत सारे लोगों से मिले थे। तो माना यह जा रहा है कि वहाँ पर अभी जब अमेरिका में भी चुनाव हैं तो कुछ ना कुछ वार्तालाप होना है, और वो वार्तालाप क्या होगा, कैसा होगा, इस पर ज़्यादा बोलना, ज़्यादा अंदाज़ा लगाना, झूठ बोलना होगा, क्योंकि हमको नहीं पता वो लोग आपस में क्या बात करेंगे। लेकिन जो ट्विस्ट दिख रहा है, जो टिल्ट दिख रहा है, जो सपोर्ट दिख रहा है, जिस तरह से अमेरिका की एजेंसियों ने आकर 2014 में बाकायदा कैंपेन प्लान किया और मोदी जी को हीरो बनाया, हाँ पूरा सपोर्ट मोदी जी को किया। जिस तरह से गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से पहले मोदी जी की अब तो खबर ही हट गई इंटरनेट से, बहुत फ्रीक्वेंट अमेरिका की यात्रा हुआ करती थी। क्या करने जाता था एक स्वयंसेवक, बार बार किस ओरिएंटेशन के लिए जाता था, वो एक अलग मसला है। राहुल गांधी के साथ में अब उस तरह की चीजें दिख रही हैं। तो ये जाएंगे, इस बीच में इनकी यात्राओं के बीच में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि वॉशिंगटन डीसी में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एंड ऑस्टिन जाएंगे, टेक्सास एट ऑस्टिन, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी जाएंगे। इसके अलावा न्यू जर्सी जाना है उनको, लॉस एंजल्स जाना है, टेक्सास भी जाना है, बहुत सारी जगह उनको जाना है। वहाँ पे जाके वो भारतवंशियों से मिलेंगे। सैम पेट्रो का पूरा वहाँ पर ग्लोबल इंतज़ाम करना है। अमेरिका की सरकार को राहुल गांधी से अभी क्या चाहिए, राहुल गांधी को वो जो देंगे सो देंगे, अभी क्या चाहिए। हुआ यह है कि एक इकोसिस्टम बनाया मोदी जी ने पूरी दुनिया में कि जब एनआरआईज हैं उनको किसी मोदी जी के प्रोग्राम में बुलाया जाता है या भारत सरकार के किसी प्रोग्राम में बुलाया जाता है तो एम्बेसीज को लिस्ट दे दी गई। ये आरोप लगाया उन्होंने कि जो एम्बेसीज हैं भारत की, वो चुन चुन के जो हिंदू स्वयंसेवक संघ के लोग हैं या जो दूसरे लोग हैं जो आरएसएस से जुड़ी हुई संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हीं को बुलाते हैं। बाकी भारतवंशी जो हैं वो उपेक्षित अनुभव करते हैं, यानी वो आपस में अपने अपनों को बुला लेते हैं, वही लोग मोदी मोदी कर देते हैं, सब कर देते हैं, वही लोग खर्चा कर लेते हैं और एक इवेंट बन जाता है। तो वहाँ जो आदमी बैठा है उसको ये लगता है कि भाई हमारे देश का प्रधानमंत्री आ रहा है तो उस फंक्शन में हम भी जाएं, हम भी हिस्सा बने। उसके लिए कांग्रेस बीजेपी तो नहीं है, लेकिन उनको ये लगता है कि ये आदमी वहाँ चला गया, अब मोदी जी ने कुछ कहा और कोई सवाल पूछ लिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे जो भारतवंशी हैं, जो देखिए एक चीज़ और भी है, जब गुजरात लॉबी की आप बात करते हैं तो गुजरात स्टेट के लोगों का इससे कोई मतलब नहीं है, गुजरात के एनआरआईज का भी इससे कोई मतलब नहीं है। दरअसल होता क्या है कि मोदी जी चूंकि गुजरात से आए हैं तो अपनी एक फेवरेट टीम सारी गुजरात से बहुत बड़ी लेके आए हैं। गुजरात के इंडस्ट्रियलिस्ट उनके पहले से फेवरेट है, बहुत सारे लोग हैं। तो जो एक उनका इकोसिस्टम है, जो गुजरात उनको गुजरात के जो लोग उनको सपोर्ट करते हैं और जिनको वो पसंद करते हैं, वो सब मिला के ऐसा लगता है कि पूरा गुजरात राज। नहीं, गुजरात की जनता के साथ ऐसा कुछ नहीं है, उसको कुछ प्रिविलेज नहीं मिल रहा है। ये चूंकि पुराने लोग परिचित हैं, उनकी आपस की कहानी है। खैर, तो वहां पर भी जो एनआरआईज हैं उसमें भी गुजरात के लोग ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। तो नतीजा क्या हो रहा है कि जो आदमी भारतवंशी है वो उपेक्षित अनुभव कर रहा है। अभी क्या है, जब राहुल गांधी जाते हैं तो राहुल गांधी के टाइम पे ऐसी कोई बंदिश नहीं होती है। भाई एम्बेसी को तो कम से कम नागरिकों में भेद नहीं करना चाहिए ना, राजनीतिक तौर पे पार्टी करे समझ में आता है। तो उनका एक्सपोजर सबको होता है और सब लोग राहुल गांधी से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो एक अलग एक्साइटमेंट होता है। और ये विपक्षी नेता भी हैं। तो राहुल गांधी के जो वोट हैं वो जाते हैं कहाँ, वो सारे के सारे वोट जो राहुल गांधी से मिलेंगे वो वहां जाएंगे जहां राहुल गांधी का कंफर्ट लेवल होगा। निश्चित तौर पे भारत में जो दो पार्टियां हैं उसमें से एक पार्टी ट्रंप की तरफ है, दूसरी पार्टी बाइडेन वाली पार्टी की तरफ है, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट वहाँ की जो इंडियन है वो लड़ रही हैं। उनको राहुल गांधी का समर्थन है। मुझसे व्यक्तिगत तौर पर पूछेंगे तो मुझे ट्रंप का रिकॉर्ड और अतीत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ट्रंप का फोकस अपने अमेरिका की भलाई तक सीमित था, दुनिया भर में डिस्टर्बेंस नहीं किया।
चाहे वो ओबामा रहा हो या कोई और रहा हो, इन लोगों ने हमेशा डिस्टर्बेंस किया। कभी यूक्रेन में कर दिया, कभी कहीं कर दिया, कभी इजराइल में कर दिया। लेकिन ट्रंप का फोकस अपने देश पे था। भारत को भी उसने बहुत परेशान किया। मोदी जी के टाइम पे भारत को कोई प्रिविलेज नहीं मिला है। उसने कहा कि हार्ले डेविडसन के ऊपर ज़्यादा टैक्स कैसे लगाओगे आप, और उनको बदलना पड़ा था उसको। तो वो अलग बात है। लेकिन फिर भी जो ग्लोबल दादागिरी है, ग्लोबलाइजेशन के नाम पे पूरी दुनिया पे हुकूमत चलाना, वो ट्रंप के राज में कम होती है, ऐसा मेरा इंप्रेशन है। उसने अफगानिस्तान को भी छोड़ दिया, हालांकि गलत लोगों के हाथ में देके छोड़ा। उसके पीछे अमेरिका की अलग कहानी है। ट्रंप ही सब कुछ नहीं है, वहाँ पर बहुत सारे पावर सेंटर्स हैं। तो राहुल गांधी जो हैं, जब वहाँ जा रहे हैं तो इधर धुकधुकी हो रही दूसरी पार्टी को भी कि ये जा रहे हैं वहाँ एनआरआई से मिलने, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, चले जाएं। कहीं वहाँ पर कुछ खास लोग राहुल गांधी से कुछ पहले भी उन लोगों का राहुल गांधी से, और अब मोदी को डर है कि राहुल गांधी से उनका ना हो जाए। तो क्या है, पीछे से जाएंगे, चीज़ों को मैनेज करेंगे। अमेरिका को प्लीज़ करने की कोशिशें आप देख रहे हैं लगातार हो रही हैं। यूक्रेन की यात्रा पे जाना, जेलेंस्की से मिलना, ये संदेश देना कि हम पुतिन के आदमी नहीं है भाई, पुतिन के साथ नहीं है, वगैरह वगैरह। ये दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं वर्ल्ड ऑर्डर में चेंज हो रहा है और उसका प्रभाव भारत पे भी आ रहा है। ये राहुल गांधी की यात्रा की एक इंटरनल स्टोरी है, जिसको हम अभी एक्सटेंड होकर देखेंगे आरएसएस के लेवल पे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदाज में, बातचीत में और बाकी चीज़ों में आपको कुछ झलक दिखाई दे रही होगी। कुछ लोग इसको, मीडिया आमतौर पे ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मोदी जी और आरएसएस के बीच में तनाव चल रहा है। यही तो वो दिखाना चाहते हैं, और यही जेपी नड्डा के बयान से दिखाने की कोशिश हुई। आपको ये लगे आरएसएस अलग है, ये अलग है। एक मजाक के लिए एक वीडियो याद कीजिए। एक स्कूल का बच्चा है, छोटा सा, और वीडियो बना रहे हैं मास्टर जी, उससे पूछ रहे हैं कि तुम आजकल बहुत, तुमने स्कूल का गेट तोड़ दिया, फुटबॉल मार दी उसमें, वीडियो आपने जरूर। तो कह रहे मास्टर जी हमने गेट ना तोड़ो, हमने ना तोड़ो, वहाँ ने तोड़ो, यहाँ ने तोड़ो। दूसरे बच्चों का नाम बता रहा है वो गेट का तोड़ो। कौन? स्कूल वालों जो पीछे वालों। हमने गुरुजी नहीं तोड़ो, देव नहीं तोड़ो। तूने तोड़ो, शिकायत बच्चा। ओए दामिनी, दामिनी इधर देख, इधर देख। तू तोड़ के भाग गया था ना उस दिन। नहीं गुरुजी हमने नहीं तोड़ो। सब शिकायत कर रहे तुम्हारी, तुमने तोड़ा है। हमने गुरुजी नहीं तोड़ो, ये लोग झूठी बोलते। क्यों? दरअसल भारत में जिस बदलाव का इशारा अभी मैंने राहुल गांधी की यात्रा के साथ किया, वो बदलाव मैं तो पहले से आपको, चुनाव के बहुत पहले से कह रहा हूं कि इस तरह के बदलाव की संभावना लग रही है। जो लोग नियमित देखते हैं, उस बदलाव को आरएसएस सेंस कर रहा है। आरएसएस समझ रहा है कि वो बदलाव क्या है, और अब भारत का पावर सेंटर क्या बन रहा है और पावर कहां जाने वाली है। मोदी जी का भविष्य क्या है, राहुल गांधी का भविष्य क्या है, इसको आरएसएस सेंस कर रहा है, समझ रहा है, उसका एक अनुमान है। और आरएसएस जब कुछ सेंस करता है तो उसके साथ वो अपनी रणनीति भी बदलता है। कुशल व्यापारी की तरह संघ की शैली कोलैबोरेशन वाली है। वो कन्फ्रंटेशन मोल नहीं लेता है, जब ज़रूरत पड़ती है तो बहादुर बन जाता है। बॉर्डर पे भेज देना, 2 घंटे के अंदर हमारे लोग 2 दिन में खड़े होंगे बॉर्डर पे। सेना को तो तैयारी करने में टाइम लगेगा। एक तरफ वो बयान, संघ ये करेगा वो करेगा, त्रिशूल है, झंडे हैं, क्रोधी हनुमान जी की मूर्ति है, एग्रेशन है। दूसरी तरफ मौका आते ही संघ बहुत सौजन्यपूर्ण बन जाता है। ऐसा लगता है कि ये तो बहुत उसूल वाला, विनम्र, झुका हुआ संस्थान है। कुछ उदाहरण मैं आपके सामने अभी रखूंगा, लेकिन उससे पहले बैकग्राउंडर पे जाऊं। जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई तो क्या हुआ था? बाला साहब देवरस ने बाकायदा, जो संघ के सरसंघ चालक थे उस समय, चिट्ठी लिखी इंदिरा गांधी को कि भाई हम तो सांस्कृतिक संस्था हैं और हम ये चीज़ों का पालन करेंगे, आपका सहयोग करेंगे,
सरकार का साथ देंगे, हमको जेल से छोड़ दो। रिकॉर्ड पे है ये सारी चीज़ें। उससे पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में यूनिफॉर्म तक का निर्धारण, जिसको गणवेश कहते हैं, वो भी अंग्रेज़ों की इच्छा से किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय में बाकायदा संघ ने अपने स्वयंसेवकों को कहा, भैया जिसको जाना है वहाँ पर जाओ, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेना, लो, अपनी रिस्क पे लेना। क्या फ़ायदा, आप जानते नहीं हो अंग्रेज़ों की ताकत कितनी बड़ी है, बाद में कोई मुसीबत खड़ी ना हो जाए। ये सब बातें कही गई। और क्यों? क्योंकि ताकत अंग्रेज़ों के पास थी। तो हम एक पैटर्न देख रहे हैं आरएसएस का कि वो जब जो शक्ति होती है, नेहरू जी के टाइम पे नेहरू जी का समर्थन करते थे, आज भी तारीफ करते हैं बहुत नेहरू जी की। इंदिरा गांधी के समय मौका आने पे कुछ लोगों ने उनको दुर्गा भी कह दिया था। तो एक उनका कैरेक्टर है। तो अभी फिर पावर शिफ्ट हो रही है। जो 10 साल थे एग्रेशन वाले, जब इन्होंने भरपूर जो चाहा वो किया, अब दोबारा से इनको लग गया था, मैंने पहले ही बता दिया था कि चीज़ें इधर शिफ्ट हो रही, चुनाव से पहले, नतीजों से पहले। अब जाति आधारित जनगणना, जिसको लेकर जबरदस्त, और आरक्षण उससे पहले जो संघ आर्थिक आरक्षण की बात किया करता था, वो कहने लगा जातीय आरक्षण उम्र भर को दे देना चाहिए। जैसे ही चुनाव में रुख दिखा, बदल रहा है। हमने तो उसका विरोध ही नहीं किया। जब तक ये विषमता है तब तक आरक्षण चलना चाहिए, कभी खत्म ही नहीं होना चाहिए, भागवत साहब ने कहा था। अभी जाति जनगणना पे संघ का सम्मेलन हुआ, शुरुआत में थोड़ा विरोधी बयान आया, खटाखट 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 सारे चैनलों से वो खबर हटा दी गई। उसके बाद क्या हुआ, संघ का एक बदला हुआ बयान आया कि जाति के आधार पर जनगणना होना चाहिए, लेकिन समाज में बराबरी भी बहुत जरूरी है, हर व्यक्ति को बराबर का मौका मिलना चाहिए, जाति आधारित भेदभाव से उठकर समाज को जोड़ने की जरूरत है। नागपुर में 17 सितंबर 2023 को आरएसएस के स्थापना दिवस पे मोहन भागवत का संबोधन है। यानी बीजेपी जिस जाति जनगणना का विरोध कर रही थी, यही आरएसएस अपने पांचजन्य के एडिटोरियल में लिख रही थी कि जाति व्यवस्था ने भारत को जोड़ के रखा हुआ था, भारतीय समाज को, और जाति व्यवस्था जो है बहुत ज़रूरी है, उसको ख़त्म नहीं होना चाहिए। और अब ये कह रहे हैं कि आरएसएस की गिनती कर लो जाति के आधार पर। कुछ दिन पहले तक कहा जा रहा था कि देश को बांटा जा रहा है, इससे बंटवारा हो जाएगा समाज का, नहीं बंटनी चाहिए। योगी जी का बयान आ रहा था, बटोगे तो कटोगे। कंगना रनौत ने उसको रिपीट किया। तो बदलाव आप देखिए रुख के। मणिपुर में हिंसा, 1 साल हो गया, पूरा विपक्ष लगातार कह रहा है जाओ मोदी जी जाओ, क्यों नहीं जा रहे हो। अभी तो उसको पूर्व मुख्यमंत्री के घर पे रॉकेट फेंक दिया गया। रॉकेट कैसे आया उनके पास, जवाब देना चाहिए वहां पे सरकार को, बीरेन्द्र सिंह को। और वो कह रहे हैं 1 साल बीत जाने के बाद भी शांति नहीं लौटी है, स्थिति चिंता का विषय है। पुणे में 22 जून 24 को भैया जी काणे के शताब्दी वर्ष के अवसर पर, काणे एक सरनेम होता है। फिर से देखिए आप मोहन भागवत का बयान। लोग इसको बीजेपी बनाम मोहन भागवत देख रहे हैं, मैं इसको देख रहा हूं कि आरएसएस अपने आप को मोदी जी से डिस्टेंड कर रही है कि कल के दिन कोई बदलाव होता है, पावर चेंज होती है, ताकत कांग्रेस के पास चली जाती है, तो ऐसा ना हो कि इमरजेंसी की तरह माफीनामे लिखने पड़े। इसलिए एक डिस्टेंस मेंटेन करो। आरएसएस इस तरह के डिस्टेंस मेंटेन करती रहती है। जब पावर में आते हैं तो आईएएस अधिकारियों की मीटिंग तक आरएसएस के लोग लेने लगते हैं, उनको बुलाया जाता है बैठकों में। और जब पावर से बाहर हो जाते हैं तो ये कहते हैं भाई हम तो एक सांस्कृतिक संगठन है, हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, बीजेपी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये हमेशा का है। उसी तरह से अब हम देख रहे हैं कि लगातार सांप्रदायिकता के लिए आरएसएस को इस देश में लेबल किया जाता है। हर आदमी कहता है कि भैया ये तो हिंदू मुसलमान ही करते हैं। आप किसी भी कट्टर हिंदू से, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले से, किसी से भी पूछ लो, वो कहेगा आरएसएस हिंदूवादी कट्टर संस्थान है, विरोधियों को तो छोड़ ही दो। अब वो कह रहे हैं कि विचारधारा से ऊपर उठकर सभी को समाज में समता और न्याय के लिए काम करना चाहिए। हर धर्म, जाति और समुदाय से ऊपर उठकर हमको एकजुट होना चाहिए। भागवत साहब कह रहे हैं 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पे एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, उसमें कह रहे हैं, क्यों कह रहे हो भैया, अभी तक तो आप कहते थे कि भैया ठीक है आप दुकान पे केले बेच रहे हो तो उसमें बोर्ड लगाओ
दुकानदार का नाम लगाओ। वहाँ हेमंता विश्वा शर्मा वहाँ पे बैठ के असम में कह रहा है कि उनसे मछली मत खरीदना, मुसलमानों से, हिंदुओं से ही मछली खरीदना, बहिष्कार करो उनका, कह रहा है। तो क्या बदलाव आ रहा है ये आप सोचिए। एक तरफ कैरेक्टर ये देखिए एकदम से संत बन गए कालनेमी टाइप में। अब आप देखिए परमात्मा से तुलना करने वाले मामले पे मोदी जी से और डिस्टेंस बता दिया, भैया हमने ना तोड़ो गेट, हम इसके साथ नहीं है भैया, ये यही करता है, हम तो उधर से साथ में जा रहे थे, हम इसको नहीं जानते, हम दूर रहेंगे। भगवान बनेंगे या नहीं इसका फैसला लोग करेंगे। हमें प्रचार नहीं करना चाहिए कि हम भगवान बन चुके हैं। मोदी जी ने कहा था ना कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, भगवान ने मुझे ऊपर से भेजा है किसी काम के लिए, ऐसा मुझे लगता है माता जी के निधन के। वो सारे बयान पे ये रिस्पॉन्स है। वही भैया जी का आने वाला जो 6 सितंबर का फंक्शन था। चुनाव खत्म हो जाए, नतीजे आ चुके हैं, तो आगे बढ़ने की ज़रूरत है। दुश्मन नहीं है विपक्षी, वो प्रतिपक्ष है। ये सब बयान दिया था किस बात के जवाब में? जब मोदी ने बार बार बालक बुद्धि और ये तमाम जो एग्रेसिव बातें की, तो आरएसएस कह रहा था कि भैया दुश्मन नहीं है यार, मिलजुल के रहो, प्रतिपक्ष है। ये चीज़ें बताती हैं। ये भी नागपुर में कहा गया लोकसभा चुनाव के पास कार्यकर्ताओं को जब संबोधित कर रहे थे आरएसएस के 28 मई 2024 को। मैंने सारे अखबारों की कटिंग निकाल के लेके आया हूँ आपके पास। इसी तरह से विपक्ष और प्रतिपक्ष को लेकर उन्होंने जो बयान दिया था वो जयपुर में दिया 2 अगस्त को 2024 को। ये सारे बयान तब आए हैं जब हवा बदल रही है। 10 साल थे, 10 साल में ऐसे 10 बयान नहीं मिलेंगे आपको, पूरे 10 साल में। और ये 6 महीने में ताबड़तोड़ बयान आ रहे हैं। इसी संघ के कार्यकर्ता, इसी संघ के प्रचारक, इसी संघ के बहुत सारे लोग जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, वो इन बातों को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। मोदी जी को ये नहीं कह रहे हैं भाई मैं तो छोड़ रहा हूं आपको, आप जो काम कर रहे हो वो भागवत जी के दिशा निर्देश के अनुकूल नहीं है, अनुरूप नहीं है। लेकिन अपने आप को डिस्टेंट करना है। अब डिस्टेंट करने के पीछे 2 वजह हो सकते हैं। पहली वजह ये कि जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो समर्थन मिल रहा है राहुल गांधी को, जो मोदी जी को मिला करता था, उस समर्थन के बदल जाने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एसोसिएशन वाली मानी जाने वाली आरएसएस ने हवा का रुख भांप लिया है। एक तो ये चीज़ लगती है। दूसरी और भी लगती है चीज़, जैसे कि अब मैं वो फिर चीन वाला और उस पर नहीं जाऊंगा, मैं छोड़ देता हूँ। देख लीजिएगा पुराना एपिसोड कि चीन के साथ किस तरह की पुरानी क्या क्या रिलेशनशिप। सत्ता को लेकर भी उन्होंने कहा कि हम सत्ता के लिए भागते रहते हैं, हमें सत्ता का मोह छोड़ देना चाहिए। किसी भी संगठन या व्यक्ति को सत्ता का मोह गलत डायरेक्शन में ले जा सकता है। हमारा लक्ष्य सेवा करना है, सत्ता पाना नहीं है। ये आरएसएस के सम्मेलन में भोपाल में उन्होंने कहा। आप देखते जाइए एक एक करके सीधे सीधे वो अटैक करते हैं। उसके बाद गोदी मीडिया इसको हाईलाइट करता है। अगर मोदी जी के खिलाफ बयान है तो भैया उसको हाईलाइट क्यों कर रहे हो? ये दिखाने के लिए ना कि आरएसएस अलग, बीजेपी अलग। एक मत समझना जी, ये उनके साथ नहीं था। ये लोग जुआ खेल रहे थे, ये खड़ा होकर देख रहा था। ऐसा नहीं होता कई बार, और लाभ उठा लाया था, वो देख रहा था। इसलिए बाद में मैं ना फंस जाऊं जुए में, मैं इनके साथ नहीं हूं। यह संदेश बार बार दिया जा रहा है। और जब कोई ये संदेश देता है तो इस संदेश के पीछे जो मैंने अनुमान लगाया, वो अनुमान सहज ही लग जाता है कि भैया अचानक ऐसा क्या हो गया। राहुल गांधी की तारीफें भी की है इन्होंने। एक बार मोदी जी के अपने लोग, कई लोग करप्शन में शामिल है, ऐसा कुछ राहुल गांधी ने बयान दिया। उनका आशय था आसपास के लोगों पे, उसका मतलब चला गया कि उनके खानदान के परिवार के लोग। तो राहुल गांधी ने माफ़ी मांगी, भाई मेरा आशय परिवार को व्यक्तिगत नहीं था, आपकी फैमिली के लोगों पे नहीं था। तो आरएसएस ने तुरंत मौका लपक के तारीफ की, देखो कितना महान आदमी है, इस आदमी ने तुरंत गलती मान ली, ये मैच्योरिटी की निशानी है, इस आदमी ने इतना बड़ा काम किया। ये चीजें बता रही हैं कि किस तरह से माहौल बदल रहा है। और ये बदलते माहौल को आरएसएस समय से पहले पढ़ता है और वो ये देख रहा है कि चीज़ें किस दिशा में जा रही हैं। तो मैंने जो अमेरिका यात्रा और राहुल गांधी जो है उसके बीच के कनेक्ट को जो आपके सामने रखा,
वो ये बताता है कि अमेरिका की नज़रें जिस तरफ, देखिए मोदी जी के साथ में कोई उनकी नाराज़गी हो गई है ऐसा नहीं है, सिर्फ इतना है कि मोदी जी एक उम्र के एक मुकाम पे पहुंच गए, उनको विकल्प वो देखना चाह रहे हैं कि मोदी जी की एब्सेंस में हम किसको सपोर्ट करें, और वो जिसको सपोर्ट करना चाहते हैं उसके तौर पे राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी की अमेरिका यात्राएं, वहाँ पे इंटरेक्शन, वहाँ पे तरह की बातें और गुप्त बैठकें, जो गुप्त बैठकें वहाँ पे हुई हैं अभी पिछली विदेश यात्रा में, ये सब चीज़ें कुछ संकेत करती हैं। इस बीच में यहाँ पर भी बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं जिनका जिक्र करना थोड़ा मेरे लिए जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए मैं उनकी बात नहीं करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि संघ अचानक क्यों रुख बदल रहा है। आप ये भी समझ गए होंगे कि मोदी जी अचानक यूक्रेन क्यों जा रहे हैं, मोदी जी एकदम पश्चिम के समर्थन में खड़े क्यों दिख रहे हैं, और मोदी जी हथियार क्यों भेज रहे हैं। अब तो मोदी जी इजराइल को हथियार दे रहे हैं। जो भारत की नीति है, विदेश नीति, जिसमें हमको हमेशा फिलिस्तीन के साथ खड़े रहे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ऐतिहासिक रूप से जो दशा हमारी है वही दशा फिलिस्तीन की है, और जो इजराइल की है वो पाकिस्तान की है। जैसे हमको बांग्लादेश और पाकिस्तान से घेर कर आज़ाद किया गया, वैसे ही फिलिस्तीन को भी इजराइल से तीन तरफ से घेर दिया गया। हमारी लीडरशिप स्ट्रांग थी तो हमने बांग्लादेश को तोड़ के अलग कर दिया, उनकी लीडरशिप वीक थी, अमेरिका का सपोर्ट था और तमाम सारा ब्रिटेन का सपोर्ट था, तो उन्होंने धीरे धीरे करके जो वहाँ का भारत था यानी फिलिस्तीन, उसको सिकोड़ के पूरे ही कब्जा कर लिया। तो इजराइल को भारत हथियार दे रहा है, अभी याचिका दायर हुई है सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर। यूक्रेन में जा रहे हैं मोदी जी, तो क्या दिखता है? ये दिखता है कि मोदी जी जो अमेरिका और वेस्ट है, नेटो है, उसको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? लेकिन इन सब चीज़ों से वहाँ बहुत फ़र्क पड़ता नहीं, क्योंकि वो लोग जब काम करते हैं तो एक आध घटना को देख के नहीं करते, वो पहले से एक लंबी प्लानिंग करके चलते हैं। इस तारीख को ये होगा, इसको ये होगा, इसको ये होगा, SOPs तैयार करते हैं, फाइन डिटेल्स तैयार करते हैं और उसको प्रोग्राम को अपने फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं होता कि बीच में अचानक कुछ आ गया तो वो कहेंगे नहीं नहीं अब इस दिशा में चलना है। ऐसा इमरजेंसी में ही हो सकता है। जो भी है, सिचुएशन आपके सामने है और इस समय का पूरा सीन आप समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। मेरे विश्लेषण को अगर आप पसंद करते हैं, लाइक कर दें, कुछ कमेंट कर दें, कुछ शेयर कर दें। नमस्कार, जय हिंद।